अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अदरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपसे जाते हैं। आज भी हमारे साथ जो है एक है, जो है शिराज है, यूट्यूबर भी हैं और और इनका ताल्लुक फैसलाबाद है। थैंक यू सो मच। आइए हम मज़ीद इनसे इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर। अच्छा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम शेख शराज अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और पिछले 4 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। माइट भी पॉसिबल आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू या मेरी फेसबुक के ऊपर जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू। फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। यस मैडम, इट्स ऑफ टू जी ओके, थैंक यू। सर हमने जो टॉपिक रखा है स्किल्स के बारे में, आप टीचर भी हैं तो सबसे पहले कि जो है वो डेफिनेशन टीचर टीचर क्या है। ठीक है। अच्छा, आपकी आवाज़ में ना इशू आ रहा है, आप मेरा माइक म्यूट कर दिया करें। जब आप बोलती हैं मेरा माइक म्यूट कर दिया करें, ठीक है? फिर आप मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आती। ठीक है? सर वो आप अपनी साइड से माइक यूज करें, वो कहाँ से होता है? अच्छा ठीक है। माइक पे जी ऐसे, अब मुझे इशू नहीं होगा। नहीं आप बोलते वक्त अपना माइक अनम्यूट कर देना। जी, आप क्वेश्चन पूछेगा, मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आई, वो पूछेगा। आप सर मैंने क्वेश्चन क्या आपसे पूछा कि टीचर की डेफिनेशन क्या है। टीचर की डेफिनेशन जो है वो आपके क्या है। देखिए, पहले ज़माने में जो टीचर की डेफिनेशन थी वो कुछ इस सेंस में समझी जाती थी कि टीचर जो है वो पढ़ाता है, शायद सिर्फ टीच करता है यानी कि। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो इरा चल रहा है, जो ज़माना है, इसमें जो मेरे नज़दीक टीचर की डेफिनेशन है वो ये है कि टीचर बेसिकली वो पर्सन है जो आपको टीच भी करता है, प्लस आपको मोटिवेट करता है, प्लस आपको इंस्पायर करता है। ये दो तीन काम ऐसे हैं जो कि टीचर करता है। सिर्फ पढ़ाना, सबक देना, याद करवाना, रट्टा लगवाना, सिर्फ ये उसका काम नहीं है। A teacher is a person who can motivate you, who can inspire you. So this is the latest definition of a teacher. Yes. ठीक सर, आपने कहा कि मोटिवेट जो करे वो टीचर होता है। तो इसी के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 5 क्वालिटीज हैं वो गुड टीचर की क्या होती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि टीचर की क्वालिटीज क्या है। बेसिकली जो टीचर है उसको बच्चे एज अ रोल मॉडल लेते हैं। टीचर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज, कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि जिसके बिहाफ पे वो एक अच्छा और एक अजीम उस्ताद बन सके, या वो एक अजीम उस्ताद नजर आए। उसमें मेरे नज़दीक ये है कि सबसे पहले टीचर जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, उसकी बातचीत करना, उसका बात करना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है होल, वो उसके ऊपर उसकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। पूरा मतलब उसके ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली कर सके, बोल सके अपनी, और अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे कर सके। क्योंकि टीचर जो है वो उसने बोल के समझाना होता है, लिख के समझाना होता है। तो अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो वो स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकेगा, टीच नहीं कर सकेगा, मोटिवेट नहीं कर सकेगा। इसके साथ नेक्स्ट थिंग जो है, दूसरी जो करेक्टरिस्टिक मेरे नज़दीक है, वो है कि टीचर को उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, टीचर को काइंड होना चाहिए। मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो रूड बिहेवियर या रूड एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो उनके साथ डायरेक्टली फ्रेंडली माहौल में, इन्वायरमेंट में बातचीत कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे किसी भी तरह टीचर के साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे और उन दोनों के दरमियान एक कॉम्बिनेशन एक नहीं बन पाएगा। यानी कि टीचर अपना मैसेज कन्वे करेगा बच्चों तक तो वो प्रॉपरली कन्वे हो नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए जो वो पढ़ा रहे। अगर वो फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, कुछ भी पढ़ा रहे, उस ग्रिप के ऊपर उसकी प्रॉपर कमांड, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर पाए, पढ़ा सके, टीच कर सके। नेक्स्ट आई थिंक एक दो तीन चार, नेक्स्ट है कि टीचर को ना बच्चों को इंगेज करना आना चाहिए। उनको
प्रॉपरली साथ लेके चलना आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो क्लास के 2 बच्चों को या टॉपर को पढ़ा रहे हैं और जो बाकी पूरी क्लास है वो मुंह उठा के बैठी देख रही है, उनको समझ नहीं आ रहा। पूरी क्लास को साथ लेके चले, उनको इंगेज करें। या बाज़ औक़ात आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो लेक्चर्स होते हैं, 10 मिनट के लेक्चर के बाद बच्चे सारे सोना स्टार्ट कर देते हैं सारे। आप अगर पीछे वाले लास्ट रोज में चेक करें ना, तो वो सारे ऑलमोस्ट सोए पड़े होते हैं वहां पे, उनको नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए टीचर के अंदर, ये क्वालिटीज़। और टीचर की एक लास्ट पे ये भी बात ऐड करना चाहता हूँ कि टीचर की जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास होनी चाहिए। देखिए इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप एक बेकरी में जाते हैं, ये कासिम अली शाह साहब से भी मैंने सुना है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी है, कि अगर आप किसी बेकरी में जाते हैं तो वहां पे जाके अगर आपने कोई केक परचेज करना है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि केक दिखने में कैसा है, वो प्यारा लग रहा है, वो खूबसूरत लग रहा है, उसकी ऊपर उसके ऊपर कैसा बना हुआ है, डिजाइन कैसा बना हुआ है। खाते आप उसको बाद में, पहले आप उसको देख के जज करते हैं वो कैसा लग रहा है, वो आया कि वो खाने के काबिल है, प्यारा लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अगर वो हो तो फिर आप उसे परचेज करते हैं। इसी तरह जो टीचर है, अगर वो प्यारा लगे, अगर वो खूबसूरत लगे, अगर वो अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम करे, अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करे, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको देखेंगे तो उनसे इंस्पायर होंगे। फिर वो मैसेज टीचर जो है वो प्रॉपरली अपना बच्चों तक कन्वे कर पाएगा और बच्चे उस मैसेज को समझेंगे। मेरे नज़दीक ये 4 5 7 क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन चूंकि आपने 5 का जिक्र किया था तो मैंने इस वजह से सिर्फ वो 5 ही एलेबोरेट। जी मैडम। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये सारी क्वालिटीज जो है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए, और बाय लुक जो है वो भी थोड़ी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करूंगी कि हाउ टू इम्प्रूव द वीक स्टूडेंट, कि हम वीक स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मसला ये है कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट, शायद आप इससे एग्री ना करें, मेरे नज़दीक ये है कि कोई भी बंदा कमज़ोर या वीक स्टूडेंट कोई भी नहीं होता। ये वीक ही कुछ नहीं होता। मसला पता क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, न्यूटन के वर्ड्स यहाँ पे कोट करता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे या सुना है। वो ये कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि हम एक जो मछली है उसको दरख्त पे चढ़ना देखना चाहते हैं और फिर उसको उस चीज़ से जज करते हैं कि मछली जो है वो दरख्त पे कितने बेहतरीन अंदाज में चढ़ती है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, माजरत के साथ उसमें कुछ इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, चीज़ें हैं। तो हमारी जो जजमेंटल लेवल है वो इस तरह है। वीक स्टूडेंट कोई नहीं होता, बस ये कि कोई बंदा किसी फील्ड में बेहतर होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में बेहतर होता है, कोई उसको पसंद नहीं करता। एक बच्चा है वो फिजिक्स को पसंद करता है, दूसरा पसंद नहीं करता, तो जो पसंद नहीं करता वो ऑब्वियसली उसमें वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जिस बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, दूसरे बच्चों को मैथ अच्छा नहीं लगता, तो जिसको मैथ अच्छा ही नहीं लगता उसका मैथ ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको वो मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेरे नज़दीक के, मतलब वीक बंदा कोई नहीं होता, बस किसी का इंटरेस्ट किसी में होता है, कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी किताब के बारे में पैशनेट होता है, कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हम समझे कि यहाँ पे इशू है, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे तमाम बच्चों को साथ लेके चल सकते हैं, तो टीचर को चाहिए कि वो जिस स्टूडेंट में थोड़ा सा इशू है कि वो प्रॉपरली बात को पिक नहीं कर पा रहा या प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा, तो चाहिए कि उसके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए। उसको देखे कि पर्सनली कि उसमें क्या इशू है, क्यों वो बात को पिक नहीं कर रहा। क्या उसके कोई पर्सनल इश्यूज तो नहीं है, कोई घर पे इशू तो नहीं चल रहा, कोई फिजिकली बच्चे को इशू तो नहीं चल रहा, बच्चा बीमार तो नहीं है, या कोई और इशू। ये सारे इशू आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को इनकरेज करे, उसको मोटिवेट करे, उसको कहे कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, ट्राई करो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रैक्टिस करो इसकी। तो ये 2 3 चीजें अगर टीचर करे बच्चे के साथ, तो जो जितने जिसको आप वीक स्टूडेंट कहते हैं वो भी बाकी स्टूडेंट्स के लेवल पे आ सकता है, अगर आप उसका इंटरेस्ट बना दें तो। जी मैडम। अ, जी सर, आपने इंटरेस्ट की बात की कि किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को मैथ में होता है। तो जिन सब्जेक्ट में नहीं इंटरेस्ट, टीचर जो है वो किस तरह से उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करेगा फिर। अच्छा, इसमें मैडम मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि एक तो ये है कि वो बच्चे का इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करे टीचर, उसको गाइड करे, उसको मोटिवेट करे, उसको इंकरेज करे, और उसको बताए कि बेटा ये सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है।
इसके ऊपर आपको प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। आपको ये, फिर अगर आपने सपोज मेडिकल साइंस में जाना है तो आपको बायो आनी चाहिए, आपको बायो के बारे में पता होना चाहिए, या उसके रिलेटेड प्रॉपर जो प्रैक्टिकल्स हैं, नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको आनी चाहिए। टीचर जो है वो बच्चों को उसके बेनिफिट्स बता के, उसके फायदे बता के, और फ्यूचर में कहाँ पे वो स्टैंड करेगा, ये सारी चीज़ें दिखा के बच्चे को फिर उसको गाइड कर सकता है, और फिर उससे स्टूडेंट जो है वो उस तरफ आ सकता है कि जो जिस चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट नहीं है वो इंटरेस्ट बन जाए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट बन जाए, अब देखिए हमारे जितनी भी यूथ है, यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं चाहे बच्चियां, खास तौर पे लड़के जो हैं, आजकल एक गेम है पबजी। आपको सुना, आपने भी सुना होगा, आप इसी जनरेशन की है, मैं भी हूँ, हमें पता है हम सबको बच्चे वो क्यों खेलते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों का इंटरेस्ट है। माँ बाप तो यकीन करें सर पकड़ के बैठे, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे खाना तक नहीं खाते, पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, दूध नहीं पीते, वॉशरूम नहीं जाते, सब काम छोड़ के पबजी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो मसला तो फिर है ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उस चीज में। तो अगर इसी तरह आप किसी भी चीज में बच्चे का इंटरेस्ट बना दें तो फिर यकीन करें आपको उस बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये कर लो या ना करो। इस तरह किया जा सकता है। जी मैडम। अ, जी सर ठीक है। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करूंगी कि गुड स्टूडेंट की जो है वो आपके ख्याल में क्या क्वालिटीज होती हैं? अच्छा देखिए, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, एक अच्छा तालिब इल्म, गुड स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं, वो ओबीडियंट होता है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और कह लें कि वो अपने लेसन को प्रॉपरली प्रिपेयर करता है, यानी कि उसको पता है कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने काम करना है, मैंने किसी मुकाम पे पहुंचना है, रिस्पेक्ट करता है, अपने काम को प्रॉपरली करता है, और इसके साथ साथ जो टास्क, जो असाइनमेंट उसको दी जाती है, उसको भी वो कंप्लीट करता है, मतलब वो सारी चीज़ें भी साथ लेके चलता है, वो प्रैक्टिस करता है, काम करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये दो तीन क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए या होती हैं। जी मेरे नज़दीक। जी सर ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि स्टूडेंट और जो है पेरेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आपके पास बाकी सारी चीज़ें ना हो लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल हो तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि आपको कामयाबी के लिए, आपकी मतलब आगे बढ़ने के लिए आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज या एक उसमें कमी ये भी है कि बच्चे के और टीचर के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान, ये तीनों के दरमियान ना लिंकेज एक बना है, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे। यदि कि टीचर कुछ और कहते हैं, बच्चे आगे से कुछ और पिक करते हैं, पेरेंट्स पीछे से कुछ और डोज देते हैं बच्चों को, तो वो काम एक बनता नहीं है। लेकिन अगर टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, इन तीनों के दरमियान एक जो बॉन्डिंग बन जाए, एक बॉन्ड अच्छा बन जाए, और तीनों की जो मतलब प्रायोरिटीज हैं वो सेम हो जाए, तो फिर कह लें कि मतलब बच्चे के लिए कामयाब होना आसान हो जाता है, उसको उसका प्लस पॉइंट या बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही ये पॉसिबल है, क्योंकि वो मतलब विदाउट और किसी भी चीज़ के, किसी भी बात के, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू तीनों के दरमियान राब्ता होगा, बातचीत होगी, डिस्कशन होगी, डायलॉग होगा, और जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। जी मैडम। ठीक। ठीक है सर। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस रेशियो जो कम आती है तो इनके इसमें कैसे ये जो है क्लास अटेंडेंस पूरी हो सकती है, या ड्रॉप रेशियो जो आ रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपने पूछा कि ड्रॉप आउट की या अटेंडेंस का क्या इशू है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसके इश्यूज मुख्तलिफ है, प्राइवेट सेक्टर में भी इश्यूज मुख्तलिफ है। देखिए हमारे मुल्क में दो तरह की तालीम है, एक है प्राइवेट लेवल पे दी जाती है, एक है प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर दे रहा है। अब वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनके बच्चे तो सीधी बात है जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट कॉलेजेस में। वहाँ पे ड्रॉप आउट की रेशो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बच्चे बेशक उनका पढ़ने का दिल ना भी हो, लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने फीसिस पे की होती हैं, सारा एक प्रॉपर सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू वो बच्चे ऑलमोस्ट जाते ही जाते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में। लेकिन गवर्नमेंट जो सेक्टर है, उसमें माजरत के साथ हमारे वो बच्चे जाते हैं जो कि मतलब पीछे से जिनका फैमिली बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिनके पास को बहुत ज़्यादा पैसे, वसाइल या आमदन नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो या गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो बच्चे ज़्यादातर जाते हैं। तो चूंकि वो बच्चे जाते हैं, तो अगर उनके पीछे
फाइनेंशियल इश्यूज जब होते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बजाय इसके कि बेटा आप ये मतलब एफएससी करो या आईसीएस करो या स्कूल में जाओ, आप इस सब को छोड़ के तो बेटा जाके जॉब करो खेतों में या कहीं भी कोई काम करो, जॉब करो, उससे पैसे कमा के लेके आओ। क्योंकि इंसान की जो भुट्टो का नारा है ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नारे हैं। ये बेसिक मतलब इंसान की नीड्स है। इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, फिर रहने के लिए छत या मकान चाहिए, ठीक है। ये बेसिक नीड्स है। जब ये नीड्स किसी भी इंसान की पूरी होती हैं, उसके बाद अगला स्टेप उसका कोई कुछ और सोचने को दिल करता है या उसका ध्यान कहीं और जाता है। अदरवाइज आप देखिए, सबसे पहले इंसान रोटी के बारे में सोचता है, फिर कपड़े के बारे में सोचता है, फिर मकान के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बाद उसको कोई और सोच आती है, किसी और चीज़ के बारे में उसका सोचने को दिल करता है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं स्पेशली, वो ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो चूंकि फाइनेंशियल उनको इश्यूज होते हैं पीछे, तो उनके पेरेंट्स उन बच्चों को रोक के या स्कूल से छुड़वा के, स्कूल ख़त्म करवा के उनको किसी जगह पे काम के लिए भेज देते हैं ताकि वो अपनी खाने की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो मेरे नज़दीक ये इशू होता है। बाकी पॉसिबल है कोई और रीज़न भी हो सकती है। ठीक सर। इसी के साथ जो है वो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन एक चीज है, ठीक है। तो मोटिवेशन में तो हमें मोटिवेट किया जाता है किसी काम को करने के लिए कि आप करें, तो कुछ काम के लिए डीमोटिवेट किया जाता। तो कैसे हम उसको जो है फेस करें, हाउ वी फेस डीमोटिवेशन। अच्छा देखिए, जब हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पहले तो ये समझना होगा आपको। इस दुनिया में कोई भी इंसान है, उसको किसी ना किसी मुकाम पे, किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी लम्हे या उम्र के किसी भी हिस्से में उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा एक कह लें कि कलीबर पे नहीं रहता, उसका एक सा लेवल नहीं रहता। वो उसने ज़िंदगी के कुछ अदवार देखने होते हैं, बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के। तो ये सारी जिंदगी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज इंसान को आ जाते हैं जिसमें इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो अगर डीमोटिवेट हो जाए तो मोटिवेशन के लिए दोबारा या ट्रैक पे वापस आने के लिए क्या करना चाहिए, वो मेरे नज़दीक ये है कि सबसे पहले तो आप अपने गोल्स को सेट करें या अपने गोल्स को रिवाइज करें कि आपका ज़िंदगी में मकसद क्या था या क्या है। आप अपने गोल्स को सेट करें, उनको रिवाइज करें। उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आए, पॉजिटिव रहना शुरू कर दें और चीज़ों को वक्त दें। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है, बेहतर हो जाती है। अगर फिर भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप फिर भी डीमोटिवेट हैं, आपको फिर भी मतलब मसला आ रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें या जो भी एक्सपर्ट हैं फील्ड के, उनसे मिलें। जो स्पेशल कोचेज हैं उनसे मिल के आप कोचिंग लें। अब आपको वो मतलब ऐसी टेक्निक्स देंगे, ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिससे आप लाइफ में वापस मतलब आ सकते हैं और आप दोबारा से प्रॉपर पम्प्ड अप मोटिवेट हो जाएंगे। जी मैडम। जी सर, ठीक है। आपने इसी के साथ, टाइम शॉर्ट है तो लास्ट पे आप थोड़ा सा कोई मैसेज एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे। अच्छा, मैसेज मेरा सबके लिए यही है कि मुश्किलात पहले ही बड़ी हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसान वो है जो किसी के कंधे पे हाथ रखे और उसे कहे कि तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको मोटिवेट करे, उसको थपकी दे, उसको गाइड करे, उसको समझाए। हम सब कुछ ना कुछ जानते हैं। सो हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्प को, मदद को पैसों तक महदूद रखा हुआ है। हम समझते हैं कि किसी को पैसे दे देना ही उसकी हेल्प है, उसकी मदद है। नहीं, पैसों के अलावा भी और बहुत सारे वेज हैं। आप किसी भी काम के एक्सपर्ट हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आप वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो अपनी एक्सपर्टीज दूसरों के साथ शेयर करें। ये भी बेसिकली आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किलात बड़ी हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप किसी का क्या भला कर सकते हैं, किसी का क्या फ़ायदा कर सकते हैं, किसी के लिए क्या आसानी पैदा कर सकते हैं। तो अपने से ऊपर ना देखें, अपने से नीचे देखें। अपने से नीचे देखेंगे तो आपके अंदर किसी हद तक ग्रेटिट्यूड आएगा, शुक्रगुजारी आएगी। क्योंकि अगर किसी बंदे के पास मोटरसाइकिल है या बाइक है और वो गाड़ी की ख्वाहिश रखता है, ठीक है, ख्वाहिश रखनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर वो गाड़ी के बारे में सोचेगा तो पॉसिबल है उसको अपनी मोटरसाइकिल के बारे में, जो उसके पास है अल्लाह की नेमत, उसके बारे में उसका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको देखना चाहिए कि इस दुनिया में वो भी हैं जिनके पास साइकिल है, जिनके पास ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना गाड़ी है, वो पैदल चलते हैं। तो उनको देखेंगे तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, शुक्रगुजारी आएगी।
तो जब आप शुक्रगुजार होंगे अल्लाह के, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुद कुरान मजीद में कहती है कि मैं आप तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि आप दूसरों की मदद करें। इख्तिताम पे हमारे जो अशफाक अहमद साहब हैं उनका एक छोटा सा जुमला या उनकी कोटेशन एक कोट करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक आप सब देखने सुनने वालों को आसानियाँ अता फरमाए और आप ये आसानियाँ आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।